है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, है ना। ये चार्ट जो है ना हमेशा आपको याद रखना, जैसे चार्ट खाता हूँ ना बड़ा चाव से, तो इसको याद रखना बहुत चाव से, चार्ट को बहुत याद रखना है। टॉपिक क्या है? सार्थक और निरर्थक शब्दों का वाक्य में प्रयोग। ठीक है, सार्थक और निरर्थक शब्दों का वाक्य में प्रयोग। तो जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? तुम उल्टा क्यों क्यों चल रहे हो, ऐसे लिख दे। बोलो, ये लोग प्रयोग करते हैं कि नहीं करते? तुम उल्टा क्यों चल रहे हो। अच्छा, उल्टा का एक हमने देखा निरर्थक शब्द में एक पुल्टा लिखा था, पुल्टा लिखे, उल्टा पुल्टा है। आपको ये ना समझे कि ये क्यों बोल रहे हो सर, ये देखो निरर्थक शब्द है, इसका कुछ अर्थ नहीं होता। पुल्टा अगर ऐसे कहीं कुछ भी किया जाए पुल्टा, तो इसका कुछ अर्थ नहीं है। भले आजकल बच्चे बुलेट को बुल्टा कह रहे हैं, वो अलग बात है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, निश्चित कोई अर्थ नहीं है। अगर इसका हमको प्रयोग करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिख सकते हैं, तुम उल्टा पुल्टा क्यों चल रहे हो, कि बोल चल रहे हो तो नहीं हो सकता ना, तुम उल्टा पुल्टा क्यों चल रहे हो, बोल रहे हो हैं। लोग बोलते हैं ना उल्टा पुल्टा बोलता है, हम बोलते हैं देखो उल्टा पुल्टा मत बोलो, अब भी झगड़ा हो जाएगा ये सब आता है, उल्टा पुल्टा ज्यादा मत बोलो, है ना। तो ये, तो अब हमें ध्यान क्या रखना है, ये शब्द में हमने इसका प्रयोग किया है, और यहां हम लिख सकते हैं, यहां उल्टा क्या है, एक सार्थक शब्द है। और यहां जब हमें लिखना होगा तो हम लिख देंगे कि निरर्थक शब्द का वाक्य में प्रयोग स्वयं नहीं हो सकता, वो किसी न किसी शब्द के साथ ही आएंगे, सार्थक शब्द के साथ जुड़े हुए आएंगे। और यहां लिख सकते हैं कि यहां पुल्टा एक निरर्थक शब्द है ना। उल्टा क्या है, एक निरर्थक शब्द है जो उल्टा के साथ आया है, उल्टा के साथ आया है, ये हम लिख सकते हैं ऐसा। और यहां पे ये उल्टा एक शब्द है, सार्थक शब्द है। अच्छा, यही एक सार्थक शब्द नहीं है, इसमें तो सब सार्थक शब्द है, लेकिन हमको चूंकि ये बताना था कि ये देखो वाक्य में हमने इसका प्रयोग कर दिया है, स्वयं ये किसी वाक्य में अपने आप नहीं आ सकता, जब भी होगा तो किसी न किसी के साथ ही आएगा। और किसी न किसी कहने से ज्यादा अच्छा है कि ये उल्टा के साथ ही आएगा, जब भी आएगा तो ये उल्टा के साथ ही आएगा। जैसे रोटी वोटी की बात हो तो वहां जब भी आएगा ओटी तो किसके साथ आएगा, रोटी के साथ ही आएगा। कपड़ा लत्ता, अब ये कोई ना सोचे कि कपड़ा का भी अर्थ होता है, लत्ता का भी अर्थ होता है, तो लिखते हैं ना जब लत्ता, तो दोनों अलग अलग तरीका से लिखाता है। ठीक है, तो इसलिए भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गए किस आधार पे, अर्थ के आधार पे। और जो सार्थक शब्द हैं उसका प्रकार जो हमने देखा मुख्य रूप से 4 प्रकार, विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी, श्रुति समभिनार्थक भी ले लेते। तो ये पांचों हमें याद करना पड़ता है, और सार्थक शब्द ही कहीं ना कहीं हमें याद करना है, बोलो है ना। विपरीतार्थक शब्द कुछ अब पढ़ना नहीं है, वो हमें पहले से पता है। एक शब्द के विपरीत अर्थ देने वाले को हम बोलते हैं विपरीतार्थक शब्द, और इसे हमें याद करना है। और लिस्ट कितना का याद करना है, कम से कम 250-300, है ना। और अभी हम लोग शुरू भी कर चुके हैं, 25-25 करते चलना है हमेशा, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, इसे याद ही करना पड़ता है। और मैं एक और जानकारी के लिए बता दूं, अगर ऑफलाइन क्लास में नहीं रहोगे तो कहियो याद नहीं होगा, है ना। नहीं तो अगर कोई याद कर ही ले तो ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जब याद करने बैठोगे ना तो जब देखोगे 250 या 300 तो तुम कितना एक दिन में पढ़ोगे, 1 घंटा अगर पढ़ोगे याद करने के लिए, तो 1 घंटे के बाद देखो याद करने की, जब मैथ बनाते हो ना और जब समझ आता है तब 3 घंटे तक एक साथ कंटिन्यू पढ़ सकते हो। लेकिन जब बात होगी इसमें सेव करने की, है ना, जब सेव करने की बात होगी तो उस समय अब 1 घंटा अगर याद कर लो ना तो अब लगता है कि अब रहने दो, नहीं तो 3 दिन नहीं बैठेंगे मन बोलता है उठो अब तो लोग उठ जाते हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए जरूरी है। कोई दिक्कत किसी को, बोलो छुट्टी। अगला हमारा क्या है, अगला टॉपिक क्या है, व्युत्पत्ति के आधार पर, है ना। इसको और हम लोग क्या बोल रहे हैं, व्युत्पत्ति
बनावट और रचना के आधार पर। तो शब्दों का हमने वर्गीकरण में पढ़ा है व्युत्पत्ति, इसी को हमने बोला था रचना, और इसी को हमने बोला बनावट। बनावट के आधार पर शब्दों का प्रकार और उसका विश्लेषण। तो इसमें हमने 3 देखा था। रूढ़ शब्द देखा ना, तो रूढ़ शब्द क्या है, किसे कहते हैं, इसके बारे में जानना है। और उसके बाद क्या है, यौगिक शब्द, और एक है योगरूढ़ शब्द। अब तुम देखना ध्यान से, तुम्हें ये ऐसा फिर से नहीं बनाना है, वो तुम पहले तो बना ही चुके हो। अब बस एक टॉपिक भले लिख सकते हो कि इस आधार पर, और रूढ़ शब्द लिखकर और डैश देकर इसका परिभाषा लिखोगे, यही है ना। तो इसके बारे में पहले समझते हैं, तीनों के बारे में फिर लिखेंगे। इसमें क्या है, रूट शब्द में क्या है, इसको हम मूल शब्द बोल सकते हैं। मूल शब्द क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि देखो ऐसा शब्द जिसको तोड़ने पर कुछ भी अर्थ नहीं निकलेगा। माने कोई शब्द हमने बनाया है और उस शब्द को हमने तोड़ा, किसी भी नियम से तोड़ा, माने कोई भी तरीका लगाया कि तोड़ेंगे तो हम अर्थ निकालेंगे, ऐसा हम लक्ष्य है मेरा, लेकिन कुछ भी हमने किया, किसी भी नियम से तोड़ा, तोड़ने के बाद उस दोनों खंड का कोई अर्थ नहीं निकला, तो वैसे शब्द को हम बोलते हैं रूढ़ शब्द। और ये जो शब्द होते हैं, किसी इंसान का नाम होता है, किसी स्थान का नाम होता है, और ये कई दिनों से, प्राचीन काल से ही वो आम बोलचाल की भाषा में होते होते आया है। जैसे मान लो एक हमने घर की बात किया, घर लिखा, इसको हम तोड़ना चाहते हैं, ये तो बड़ा आसान है, कोई नियम यहाँ क्या लगेगा, बस 2 है तो अलग अलग कर दो, तो घ हो जाएगा, र होगा। हमने वर्णमाला में पढ़ा था कि वर्ण जो होते हैं वो एक चिन्ह होते हैं जिसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है। तो घर को हमने घ और र में जैसे तोड़ा, तो घ का कोई अर्थ है, र का भाई कोई अर्थ नहीं। जल को तोड़ा, ज ल, है ना। जैसे मान लो रोटी है, इसको हम तोड़ना चाहते हैं, तो रो हो जाएगा, इधर टी हो जाएगा। तो टी इंग्लिश वाला कोई ना सोच लेगा टी मतलब चाय होता है, वो इंग्लिश है। रो और टी यहाँ कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, उसको क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द। और ये शब्द जो होते हैं कहां से आते हैं, कैसे बने हैं ये, तो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, स्थान वस्तु का नाम हो सकता है, और कई वर्षों से ये आम बोलचाल की भाषा में होता है और प्रयोग होता है। समझ गए। अब बात करते हैं यौगिक शब्द पर। यौगिक क्या होते हैं, अच्छा रूढ़ संख्या भी पढ़े हो ना, और ये यौगिक संख्या भी पढ़े हो। यौगिक संख्या कंपाउंड नंबर बोलो, है नहीं। चलो आज देख ही लेते हैं मैथ में किसमें कितना है दम कुछ नया चीज नया सीखने को मिलेगा। सबसे बताओ, सबसे छोटा यौगिक संख्या क्या होता है, गणित की बात कर रहे हैं, सबसे छोटा गणित संख्या हाँ सबसे छोटा यौगिक संख्या क्या होता है। अच्छा इसने 4 कहा, तुम्हें किसको किसको लग रहा है कि ये 4 होगा। सबसे छोटा यौगिक संख्या, ए स्मॉलेस्ट कंपाउंड नंबर क्या हो सकता है, हैं? तुम बोले 2, ठीक है 2 ले लेते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है, कह दो पटीदार है, कह देते हम भी 2 क्या लग रहा है तुम्हें, 7। क्या बात है अब तो बहुत आगे ही है। 1-2 का गियर, तुम गियर ना बढ़ा देना तो बहुत चल जाएगा दूर सबसे छोटा यौगिक संख्या तुम्हें क्या लग रहा है नित्य, हैं 4 ही लग रहा है। हाँ देखो मैं बता रहा हूं, यौगिक संख्या उसको बोलते हैं जो खुद से कटे, किसी दूसरे से भी कटे, है ना, और एक से भी कटे। माने कम से कम 3 लोग से कटना चाहिए, खुद से कटे, एक से कटे और किसी अन्य से भी कटे, तो उसको हम बोलते हैं यौगिक संख्या। तो वैसी संख्या जो स्वयं से और एक से पूर्णतः विभाजित हो, साथ ही साथ किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम 3 लोगों से विभाजित होता है, उसको यौगिक संख्या बोलते हैं। और इस केस में ये धनात्मक होते हैं, वैसी धनात्मक संख्या। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमें 4 मिलता है, 2 नहीं मिलता और नहीं 7 मिलता है। क्या मिलता है, 4। सबसे छोटा 4 मिलता है। और रूढ़ संख्या जो होता है वो स्वयं से कटे और नहीं तो एक से कटे, तो उस केस में सबसे छोटा रूढ़ संख्या क्या हो जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना। चलो गणित है, गणित में अब हम लोग ज्यादा नहीं जाते। यौगिक संख्या क्या होगा, वैसा संख्या, एक कोई संख्या दिया रहेगा, उस संख्या को हमने 2 भागों में तोड़ा, ब्रेक किया,
तो दोनों खंड का कुछ ना कुछ अर्थ होगा, निश्चित अर्थ होते हैं। ऐसे शब्द को हम बोलते हैं यौगिक शब्द। मैंने क्या कहा, वैसे शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कुछ सार्थक अर्थ होता है दोनों खंडों का, है ना। जैसे हमने मान लो लिखा, मैंने एक शब्द लिखा गंगा जल, ठीक है, एक शब्द है ना ये गंगा जल। रसोई घर, रसोई घर, राज पुत्र, है ना, राज रोग, ऐसा हमने शब्द ले लिया, देखा। तो अब इसको तोड़ोगे ना तो एक स्पष्ट अर्थ निकलता है राजा, और इसका पुत्र, राजा का पुत्र। रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर, ठीक है। गंगा जल, गंगा और जल। राज रोग मतलब रोग। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां जो ये जो शब्द है इसको हमने दो भागों में तोड़ा, तो दो इसका अर्थ निकला, राजा का भी अर्थ है और पुत्र का भी अर्थ होता है। तो वैसा शब्द जिसको खंड या टुकड़ा करने पर उस दोनों खंड या टुकड़ों का एक सार्थक अर्थ होता है। अब जब सार्थक अर्थ होगा तो हम उसको बोलेंगे यौगिक शब्द, ठीक है। और हमको अगला देखना है रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ शब्द, तो रूढ़ शब्द में हमें ध्यान देना है कि वैसा यौगिक शब्द, इसीलिए मैंने कहा था कि ये दो आधार पर भी बांटा जा सकता है। रूढ़, योग रूढ़ जो होते हैं ना वो यौगिक ही होते हैं, मतलब ये इसी से निकले हैं, यौगिक से ही निकले, यौगिक से ही निकले हैं। मतलब जितना यौगिक में है ना, जैसे मान लो यौगिक इतना है तो इसी में कुछ इतना शब्द होगा जो योगरूढ़ होगा। और योगरूढ़ किसको बोलेंगे, वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर उसका अर्थ निकले, ठीक है। तो अर्थ तो पहले भी निकल रहा था यौगिक का भी, योगरूढ़ में ऐसा क्या है, अर्थ भी निकलेगा, पर जैसे उनको जोड़ देंगे ना तो जो शब्द बनते हैं उस शब्द का कोई और अर्थ होता है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, है ना। तो ऐसे शब्द जो होते हैं, जैसे लंबोदर मान लो, लंबा उदर, तो लंबोदर अर्थात गणेश जी, है ना। गिरधर, गिरधर किसके लिए प्रयोग होता है, हाँ कृष्ण के लिए, तो गिरधर हो जाएंगे। तो ऐसा शब्द अगर आ जाए जैसे दशानन, दशानन, चौराहा, चौराहा तो अभी इसमें नहीं रखेंगे, दशानन रावण के लिए प्रयोग होता है। 10 और आनन, 10 और सिर 10 गो होना चाहिए, आनन मतलब सिर, तो 10 सिर वाला व्यक्ति अर्थात में रावण आ जाता है। मतलब आप देखोगे ऐसा दशानन, है ना, ऐसा हमने प्रयोग किया, 10 ऐसे लिखते हैं, आनन है। अब देखो ध्यान से, तोरा हमने तो 10, ये 10 अर्थ देता है, कुछ ना कुछ तो अर्थ है ही 10 का, और आनन मतलब सिर होता है, इन दोनों का अर्थ है सार्थक। इसको दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है, दशानन। और दशानन का एक और अर्थ होता है जिसका नाम क्या है, रावण। तो ये बड़ी बात है, ठीक। तो ऐसा शब्द जिसका खंड करने पर अर्थ निकले, दोनों को जोड़ने से उसका एक नया अर्थ, उसका अर्थ होता है कुछ ना कुछ। जैसे नीलकंठ, नील भी अर्थ है, कंठ का अर्थ है, और नीलकंठ किसके लिए प्रयोग होता है, शंकर के लिए। तो अब आप सोच पा रहे हो इसमें कौन सा आ सकता है, सारे के सारे ऑप्शन आ सकते हैं बहुब्रीहि समास के। हम लोग समास पढ़ेंगे जिस दिन पढ़ेंगे उस दिन, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें बहुब्रीहि समास के सारे एग्जाम्पल इसमें हम लिख सकते हैं, बहुब्रीहि समास के, ठीक है, कोई दिक्कत। और एक और बात मैं बता दूं, यौगिक के लिए, यौगिक शब्द जो बनते हैं ना वो किस आधार पे बन सकते हैं, या तो हम संधि करेंगे, बनेंगे निश्चित ही, संधि करते हैं ना कोई, जब संधि समास पढ़ते हैं, जब किसी चीज को हम संधि कर, देखो संधि विच्छेद अलग है। जैसे विद्यालय, तो विद्याधन आलय, ये संधि विच्छेद है। अब विद्या और आलय को मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं संधि। संधि और संधि विच्छेद में अंतर है ना। तो संधि अगर हम करेंगे तो यौगिक शब्द बन जाएगा, बोलो है नहीं। समास करेंगे तो एक बन जाएगा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द अगर बनाना है तो आप उपसर्ग भी लगा सकते हैं, कोई शब्द दिया है उसमें उपसर्ग लगा दो, है ना। जैसे हार, हार में प्रति लगा दो तो प्रतिहार हो जाएगा। उसके बाद हम अगर इसमें प्रत्यय जोड़ दे, पीछे जोड़ दे कुछ, तो भी शब्द बनेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको यौगिक शब्द बनाना है ना तो हमारे पास हथियार है, मशीन है, स्टूल है, क्या है, 4 ही, इसके अलावा कुछ भी नहीं।
यौगिक शब्द बनाने हैं तो हमें संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के से ही हम बनाते हैं। जब ये चारों को किसी न किसी रूप में इसका उपयोग करेंगे तो हम यौगिक शब्द बना पाते हैं। और योगरूढ़ शब्द में क्या ध्यान रखना है कि सारे के सारे बहुब्रीहि समास होते हैं वो एक योगरूढ़ होते हैं, ठीक है, योगरूढ़ शब्द होते हैं। एक इंद्रजीत अपने नाम सुना होगा, है ना, बड़ा गंदा लड़का है रामायण में आपने सुना होगा, है ना, लक्ष्मण जी को मार दिया था है ना, गलत लोगों के साथ था इसलिए उसको बोले, हालांकि बाद में उसको बुद्धि हो गया था कि ना साधारण आदमी नहीं है शुरू में बोलता था अरे दो जंगल में चलने वाले लोग लंका पे चढ़ाई कर दिए, इतनी हिम्मत निकालो रथ। तो इसमें बहुब्रीहि याद रखना है और इसमें ध्यान क्या रखना है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। क्या इसका परिभाषा लिखना जरूरी है? हाँ, तो सब बोल दो जरूरी नहीं है तो पता चले 2 दिन बाद भूल ही गए सब है ना, तो इसको नोट कर लिया करो चलो रूढ़ शब्द लिखकर डैश दोगे, रूढ़ हो गया तो 2 मिनट तो लगेगा, लिखने में कितना देर लगता है, उसके बाद चलेंगे। अच्छा इसलिए मुझे हिला रहे थे कि हो गया ना, लिखना जरूरी ना कुछ और लोग का भी ध्यान रखा करो चलो तो वो आसान है ना, इसलिए हमने नहीं लिखा। लिख लो रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द लिखोगे, रूढ़ वैसा शब्द जिसका खंड करने पर कोई अर्थ न निकले। अच्छा ये सब तो समझ ही लिए हो, मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूं स्टडी मटेरियल से ही, अब जल्दी जल्दी नोट कर लो। वैसा शब्द जिसका खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले उसको क्या बोलते हैं, योगरूढ़ शब्द, है ना। जैसे में अगर लिखना हो तो देखो, जैसे अगर हम पेड़ लिखें और इसका हम खंड करें पे और र, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसमें एग्जांपल में आपको विद्या दिया गया है, विद्या को अगर आप तोड़ना चाहो तो वी, हालांकि विद्या को तोड़ना नहीं चाहिए, है कि नहीं। कमल, कमल लिखा गया है और इसमें देखो 3 तोड़ा गया, क म ल। अगर इसको और तोड़ने की कोशिश करो, इसको और तोड़ने की कोशिश करो कुछ और तरीका से, कम ल, या और क्या तरीका हो सकता है, क फिर मल। तो इसमें देखो दोनों खंडों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो कई तरीके से हम तोड़ सकते हैं लेकिन अर्थ नहीं निकलेगा। इसमें याद क्या रखने वाली बात है, नोट्स में इसमें रखने वाली बात है कि ये किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं प्राणी के लिए अनिश्चित काल से विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, है ना, जो कि अभी हम लोगों ने बात भी किया था। तो लिखना है ये किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं प्राणी के लिए अनिश्चित काल से, निश्चित नहीं कि कब से, अनिश्चित काल से विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं। जैसे मान लो पंखा, अगर किसी चीज को हम बोलते हैं पंखा, तो पंखा है, अब कब से स्टार्ट हुआ है कौन जानता है। और ध्यान रखने वाली बात है, कई जब नए बच्चे आते हैं तो क्या बोलते हैं, संधि विच्छेद जब पढ़ाया जाता है तो बोलते हैं कि सर पंखा का संधि विच्छेद कीजिए। सब कुछ का नहीं होता, संधि विच्छेद यौगिक शब्द का होगा, जो संधि से बना था, अपने आपको बताया ना, जो संधि से बना था जो शब्द, उसी को तोड़ेंगे ना, संधि विच्छेद करेंगे। तो केवल और केवल संधि विच्छेद हम किसका कर सकते हैं, यौगिक शब्द का ही संधि हो सकता है। अब तुम रूढ़ शब्द का संधि करने चलोगे तो नहीं होगा, योगरूढ़ का कर सकते हो, हालांकि वो भी तो एक यौगिक ही है, तो यौगिक शब्द का हम करते हैं संधि, ठीक है।
इसमें इतना बात ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, यौगिक शब्द। तो ऐसे शब्द जो शब्दों के मेल से बने होते हैं तथा इनका प्रत्येक खंड सार्थक होता है। देखोगे, वैसे शब्द जो शब्दों के मेल से बने होते हैं, वैसे शब्द जो शब्दों के मेल से बने होते हैं तथा इनका प्रत्येक खंड सार्थक होता है, तथा इनका प्रत्येक खंड सार्थक होता है। वैसे शब्द जो शब्दों के मेल से बने होते हैं तथा इनका प्रत्येक खंड सार्थक होता है। और इसी को हम अलग भाषा में क्या बोल सकते हैं, आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर दोनों खंडों का अर्थ होता है ना। पर हम शब्द की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, वैसे शब्द जो शब्दों के मेल से बने होते हैं और इनका प्रत्येक खंड क्या होता है, सार्थक होता है। और एग्जाम्पल के तौर पर इसमें दिया गया है रसोई घर, पाठशाला, राजरोग, है ना। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा ही था, एक विद्यालय लेते हैं तो विद्यालय का अगर हम तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, विद्या और आलय। और आपको पता है इसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है ना, ज्ञान हो सकता है, बुद्धि हो सकता है। और आलय का अर्थ क्या होता है, घर, माने वह स्थान जो बुद्धि के लिए जाना जाता है, इसीलिए तो हम विद्यालय जाते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्कूल। कितना बड़ी बात आपने बताया, अद्भुत बात। मजाक कर रहे हैं। राजरोग, रसोई घर, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हम रख सकते हैं ना। और अगला हमको लिखना है योग रूट शब्द। जल्दी से लिख लीजिए, ये हो गया, इतना ही है योग रूट शब्द। अच्छा, एक मिनट रुकोगे, इसमें नोट्स में एक और चीज दिया है जो कि हम लोग छोड़ रहे हैं, हालांकि ये पढ़ चुके हैं और जरूरी है। लिखना है, ये संधि समास, उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय से निर्मित होते हैं। नोट्स में क्या लिखना है, ये संधि समास, उपसर्ग, प्रत्यय से निर्मित होते हैं। ये संधि समास उपसर्ग प्रत्यय से निर्मित होते हैं, इसका कोई अदर ऑप्शन नहीं है। इनका निर्माण करना है तो हम संधि समास उपसर्ग प्रत्यय से ही कर सकते हैं। ठीक, योग रूट लिखो। योग रूट में आएगा, वैसे यौगिक शब्द, वैसे यौगिक शब्द जो अपने, वैसे यौगिक शब्द जो अपने सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर, वैसे यौगिक शब्द जो अपने सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं। वैसे यौगिक शब्द जो अपने सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे, वैसे यौगिक शब्द जो अपने सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं उसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर, गिरिधारी, बिना पानी। बिना पानी किसके लिए प्रयोग होता है, सरस्वती के लिए। अच्छा, पंकज का क्या आप क्या कह सकते हो, पंकज, पंकज को आप क्या कह सकते हो, क्या इसको हम रख सकते हैं इसमें, क्योंकि पंकज का एक विशेष अर्थ होता है कमल, होता ना। तो पंकज का विशेष अर्थ क्या है, कमल। और हम क्या ले लें, वीणा पानी। वीणा पानी किसके लिए प्रयोग होता है, सरस्वती के लिए। लंबोदर किसके लिए प्रयोग होता है, गणेश जी के लिए। तो अगर आप लंबोदर लिखोगे ना तो लंबा उदर अलग अलग कर दो, फिर ब्रैकेट में लिख दो गणेश जी, लंबोदर। तो आप इसको ऐसा तोड़ो तो हम कह सकते हैं लंबा उदर। और इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि इसका एक विशेष अर्थ होता है जिसका नाम है गणेश जी। हाँ, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर।
हो गया। इसमें आपको नोट्स क्या लिखना है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, यौगिक होते हैं, है ना, यौगिक होते हैं और बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। बहुब्रीहि समास के उदाहरण, बहुब्रीहि समास के उदाहरण, ठीक है। तो अभी जो हमने देखा शब्दों के वर्गीकरण में, तो दो आधार पे, अर्थ के आधार पे और व्युत्पत्ति के आधार पे, दो आधार हमने पढ़ लिया है। अगले क्लास में हम शेष दो आधार पढ़ने की कोशिश करेंगे और बहुत ही जल्द धूमधाम से इस चैप्टर को खत्म करेंगे। कल तो नहीं हो पाएगा पर जितना जल्दी हो पाए, ठीक है। और विपरीतार्थक शब्द की बात है तो आप जरूर याद करते चलिए 25-25। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप जम के पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।